वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला आया है सामने। यहां पर एक युवक ने मोहल्ले में बाइक से स्टंट करने वाले लड़के को रोकने की हिम्मत की, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल अफसार नाम के युवक ने अपने ही मोहल्ले के साहिल को बाइक स्टंट करने से मना किया था, लेकिन ये साहिल को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने चाचा अनु और अपने दोस्तों आवेश के साथ मिलकर अफसार पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें अफसार बुरी तरह जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मेरठ रेफर कर दिया, जहां रास्ते में अफसार की मौत हो गई। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि साहिल अक्सर मोहल्ले की गलियों में बाइक से स्टंट करता था। कई बार बच्चे उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे थे। इसी को लेकर अफसार ने साहिल का विरोध किया, तो साहिल ने अपने चाचा के साथ मिलकर अफसार की जान ले ली। बता दें कि साहिल का चाचा अनु वार्ड मेंबर है, जो इस हत्याकांड में शामिल था। वहीं अफसार की मौत के बाद घर में मातम पसरा है। मृतक के परिजनों ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर चलाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कार्रवाई तेज कर दी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर 12 सितंबर को फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एनकाउंटर गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में हुआ। पुलिस और एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश इसी इलाके में छुपे हुए हैं। एसटीएफ ने बदमाशों को सरेंडर करने को भी कहा, लेकिन दोनों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाब में हरियाणा यूपी एसटीएफ के जवानों ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दोनों आरोपी मौके पर ही ढेर हो गए। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि दोनों बदमाश रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने ग्लॉक और जिगाना पिस्टल समेत बड़ी संख्या में कारतूस भी बरामद किए। दिशा पाटनी के घर पर 24 घंटे के अंदर 2 बार फायरिंग करने वाले बदमाश मारे गए हैं। यूपी पुलिस की एसटीएफ, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा पुलिस एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, जब ये दोनों आरोपी, जिनकी पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई है, इन तीनों टीमों को संयुक्त ऑपरेशन में जो लोकेशन है इन दोनों अपराधियों की, वो गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी के इलाके में जो है वो ट्रेस की गई, जिसके बाद इन तीनों टीमों ने जो है वो घेराबंदी की। लेकिन जो दोनों आरोपी थे उन्होंने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी और फिर जो आरोपी हैं वो जमीन पर गिर गए और पुलिस टीम ने इन दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि मौके से ग्लॉक जिगाना पिस्टल, जो कि बेहद सोफिस्टिकेटेड वेपन होता है, और इसके अलावा कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ, जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। और वहीं छिंदवाड़ा के पांडुरमा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जाम नदी अचानक से उफान पर आ गई, जिससे आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए। पानी पुल के ऊपर आकर बहने लगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जाम नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। जहां तक नजर जाती है पानी और सिर्फ पानी नजर आता है। हालात ये है कि घरों की चौखट तक पानी पहुंच गया है। खास बात ये कि पांडुर्ना में ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन आसपास के गांव से आया पानी जाम नदी में भर गया है, जिससे नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात हो गए। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तेगांव, मोही और पीपल पानी जैसे गांव में पानी भर चुका है। शहर से जोड़ने वाली तमाम सड़कें और पुलिया जलमग्न हैं। वहीं प्रशासन लगातार लोगों से पुल और नदी से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग पानी से लबालब सड़क और पुलिया को पार कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ अब प्रशासन सख्त रवैया अपनाता दिखाई दे रहा है।
क्योंकि जो भी इस तरह पुल या सड़क को पार कर रहा है उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। गाड़ी खड़ी करो यहाँ पर। गाड़ी खड़ी करो। गाड़ी ले लो। दरअसल जाम नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक खंबे से टकरा गई। टक्कर के बाद 3 की मौत की जानकारी मिल रही है। एक घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिसका इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको प्रयागराज से, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक खंबे से जा टकराई। टक्कर के बाद 3 की मौत हो गई है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसकी विचलित कर देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। जैसे ही मौके पर जानकारी मिली तो कई लोग यहां पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 3 लोगों ने यहां पर मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ये इतनी भीषण टक्कर थी। और आइए अब खबर राजस्थान के बूंदी से, जहां पर बोलेरो कार के नदी में गिरने से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने रात में ही सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। पुलिस और बचाव दल के लोग लगातार तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि मेज नदी में बोलेरो गाड़ी गिरी है, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो गए और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। बोलेरो गाड़ी को बाहर निकालने के लिए क्रेन मंगवाई गई। गोताखोरों की मदद ली गई। नदी में रात में ही तलाशी अभियान चलाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बोलेरो में कई लोग सवार थे, लेकिन इनकी सही संख्या क्या थी, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। ऐसी आशंका है कि ये कार पानी के तेज बहाव के साथ आगे बह गई हो। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ नहीं पाए। गांव वालों की भीड़ की वजह से हाईवे पर दोनों तरफ जाम लग गया। यातायात पूरी तरह ठप हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर गांव वालों की मदद से जाम को खुलवाया गया और दोनों तरफ फंसी गाड़ियों को पास कराया गया। देर रात तक मेज नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। यह हादसा बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले पापड़ी गांव के पास बने एक सकरे पुल पर हुआ। एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। बुधवार देर शाम पटना पहुंचे अमित शाह। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। अमित शाह आज यानी कि गुरुवार को रोहतास के डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बैठक में बिहार में चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। इस साल विधानसभा के चुनाव बिहार में होने हैं और इसी वजह से लगातार तमाम रणनीतियां बन रही हैं। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज भी बिहार में ही मौजूद रहेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज भी कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। डिहरी और बेगूसराय में 2 बैठकें होनी है, जिसमें कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी अमित शाह देंगे। और आइए अब आपको दिखा देते हैं कि अमित शाह बिहार में किन किन विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा आज करने वाले हैं। अमित शाह पहली बैठक सुबह 10 बजे डेहरी ऑन सोन में लेंगे, जिसमें वो बिहार के रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया, पूर्वी गया, पश्चिमी नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के संगठन की मजबूती पर भी बातचीत करेंगे। बिहार के एक क्षेत्र को शाहबाद इलाका कहा जाता है। जिसके बाद 2 बजे अमित शाह बेगूसराय में मौजूद रहेंगे, जहां वो पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में 2 बजे का वक्त होगा और मगध क्षेत्र को साधने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन जिलों में बड़ी संख्या में सीट विपक्षी गठबंधन के खाते में गई थी। ऐसे में इन सभी क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई जाएगी। तो देखिए, बिहार में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लगातार रणनीति और मंथन का दौर जारी है। आज बिहार में अमित शाह मौजूद रहेंगे, बैठकों में हिस्सा लेंगे। एबीपी न्यूज हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल की बात करेंगे, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से अब जो असर है इसका वो गोरखपुर में दिखाई दे रहा है। पहाड़ों से नीचे की तरफ पानी आने से सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया और नदियों से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
गोरखपुर में घाघरा, राप्ती से लेकर रोहिन नदी भी अपने रौद्र रूप में है। बात की जाए रोहिन नदी की तो वो सिर्फ खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं घाघरा इन दिनों खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इन नदियों से सटे कई गांव के लोगों में बाढ़ का संकट सता रहा है। नदियों का जलस्तर अगर 2 दिनों तक इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। जहां एक तरफ किसान फसलों के कटने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं बाढ़ की चिंता किसानों को सताने लगी है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। बाढ़ चौकियां भी बढ़ा दी गई हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आधे से ज्यादा सितंबर बीत चुका है, लेकिन कुदरत की मार ठहरने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज फिर एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पटना में 1 सितंबर को यह कहा था कि उनकी पार्टी जल्द ही वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ेगी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी वोट चोरी से जुड़े हुए मुद्दे पर कुछ और बड़ा खुलासा कर सकते हैं। सुबह 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जहां पर राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा आज कर सकते हैं। लगातार एसआईआर के मुद्दे पर और साथ ही वोट चोरी के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता बीजेपी को और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में आज 10 बजे एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा इस दौरान कर सकते हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से बादल फटने की जानकारी मिल रही है। नंदानगर में 5 लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू कार्य में राहत बचाव टीमें जुटी हुई हैं और मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं, कई घरों को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से उत्तराखंड में बादल फटा है, चमोली इलाके में यह बादल फटा है। नंदानगर में 5 लोगों के लापता होने की जानकारी है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इस मलबे में कई गाड़ियां दबी हुई हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और टीम्स इस वक्त मौके पर मौजूद है। राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन की पूरी नजर है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, यानी कि राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई स्थान पूरे के पूरे मलबे में तब्दील हो गए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तेजी के साथ मलबा नीचे आता हुआ तेज फ्लैश फ्लड की तरह ये पानी नीचे आ रहा है। और चमोली में जब बादल फटा तो कैसे पूरा का पूरा जो घर है वो इसकी जद में आता हुआ दिखाई दिया। नीचे का हिस्सा लगभग पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर मौजूद सभी गाड़ियां इस पानी की जद में आ गई, मलबे की जद में आ गई। गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। घरों के अंदर पानी घुसा तो लोगों का सामान भी खराब हो गया। हालांकि ऐसे वक्त में लोगों को मौका भी नहीं मिल पाता है कि वो संभल सके। आपदा लगातार उत्तराखंड में जारी है। नंदानगर की बात हम करें तो यहाँ पर 5 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको खोजने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में एसएनसीयू वार्ड में नवजातों की जान खतरे में है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वार्ड में बड़े बड़े चूहे घूमते हुए नजर आए। इनकी तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। वार्ड में चूहों के उछल कूद करते हुए वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें एक बड़ा चूहा नवजात के पास से गुजर रहा है, जिसका वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया। दावा है कि यह वीडियो शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज का है। इस 4 सेकेंड के वीडियो ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। हाल ही में इंदौर के माय अस्पताल में चूहों ने 2 नवजातों के हाथ कुतर दिए थे, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के अन्य अस्पतालों ने इससे कोई सबक नहीं लिया। वीडियो वायरल होने के बाद नवजातों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अस्पताल मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने वीडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। तो देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा लेकर मोकामा पहुंचे। यहां पर तेजस्वी ने कलम बांटकर बंदूक वाली सियासत पर सीधी वोट चोट करते हुए वो नजर आए। दरअसल मोकामा बाहुबली अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव का मोकामा आना और कलम बांटकर बंदूक पर तंज करना कहीं न कहीं अनंत सिंह को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। इस सोच के साथ हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं।
यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। तेजस्वी यादव ने सिर्फ कलम नहीं बांटी, बल्कि अनंत सिंह की स्टाइल में घुड़सवारी भी की, जिसका वीडियो आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें तेजस्वी यादव रैली के बीच घुड़सवारी करते दिखाई दी। बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पहले आरजेडी की विधायक थी, लेकिन शक्ति प्रदर्शन के वक्त उन्होंने पाला बदलकर नीतीश कुमार का साथ दिया था और अब तेजस्वी यादव बदले के मूड में है। यही वजह है कि मोकामा में कलम बांटकर बंदूक वाली पॉलिटिक्स के सामने एक नई लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि DUSU का चुनाव होना है। देश के सबसे बड़े छात्र चुनावों में से एक माने जाने वाले इस चुनाव में 2,75,000 से ज्यादा छात्र वोटिंग करेंगे। चुनाव के लिए 2 पालियों में वोटिंग होनी है और दिन की कक्षाओं के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोटिंग होगी और शाम की कक्षाओं के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान होगा। मतगणना कल 19 सितंबर को होगी। ABVP और NSUI के बीच मुख्य टक्कर। चुनाव से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव में विजयी घोषित होने वाले उम्मीदवारों के द्वारा विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई है। और आइए आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां पर उस वक्त सनसनी मच गई जब झाड़ियों में एक मूक बधिर लड़की खून से सनी हुई उसकी लाश मिली। पुलिस हत्या की जांच में जुटी हुई है, तो वहीं हत्या को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। लाश को देखकर पता चलता है कि किसी ने बेरहमी से युवती की हत्या की और फिर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही झाड़ियों में लाश मिली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि लड़की एक दिन पहले लापता हुई थी। घर वालों ने काफी तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लेकिन जब झाड़ियों में एक लड़की की लाश मिली, तब इसकी खबर पुलिस को दी गई और जांच के बाद ये पता चला कि ये लाश लापता निशा यादव की है, जो ठीक से बोल नहीं पाती थी। हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। वहीं हत्या की वारदात को लेकर सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि जिस नगर को प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, वहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? बता दें कि हाल ही में गोरखपुर में पशु तस्करों ने छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऑपरेशन थिएटर में एक 7 फीट लंबा सांप घुस आया, जिसे पकड़ने में वन विभाग की टीम के भी पसीने छूट गए। जैसे ही वन विभाग की टीम मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में सांप को पकड़ने पहुंची, वैसे ही सांप इधर उधर भागता नजर आया। सांप को पकड़ने पहुंची टीम को उसे काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। 1-2 बार तो लगा कि उसे काबू कर लिया गया, लेकिन सांप झटके से फिर बेकाबू हो गया। बामुश्किल टीम ने किसी तरह सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। सांप की जानकारी तब हुई जब ओटी में सफाई कर्मचारी सफाई के लिए पहुंचा था, जहां बड़े सांप को देखकर उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाने लगा, जिसके बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। सांप पकड़े जाने के बाद अस्पताल में मौजूद स्टाफ की जान में जान आई। और आइए बात करते हैं यूपी के गोंडा की, जहां पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन परिसर से अवैध कब्जे को हटाया। प्रशासन की इस कार्रवाई पर स्थानीय दुकानदारों में गुस्सा देखने को मिला, तो वहीं आम लोगों ने राहत की सांस ली। लोग तमाशा देख रहे हैं, भीड़ इकट्ठी है, बुलडोजर गरज रहा है और कच्चे और पक्के दोनों तरह के अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। जिस जगह पर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो है गोंडा का इटिया थोक रेलवे स्टेशन परिसर। यहाँ कई लोगों ने अवैध दुकानें बनाकर पूरे इलाके में अवैध कब्जा कर रखा था। ये पूरी जमीन रेल विभाग की ही बताई जा रही है। जब पीला पंजा अपनी कार्रवाई कर रहा था, तो अतिक्रमणकारियों के चेहरों पर प्रशासन का डर साफ तौर पर देखा जा सकता था। बता दें कि स्टेशन परिसर के आसपास अवैध दुकानों के अलावा अवैध होटलों का भी निर्माण कर लिया गया था, जिसे ध्वस्त किया गया।
और अब खबर है राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम और सरेबाजार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। स्कूटी चोरी की एक ऐसी ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें चोर पलक झपकते ही स्कूटी को लेकर रफू चक्कर हो गए। ये शख्स बस इसी बात का इंतजार कर रहा है कि लोगों की नजर चूके और वो चोरी की इस घटना को अंजाम दे। गौर से देखिए, वो पहले स्कूटी के पास खड़ा हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो स्कूटी पर जाकर बैठ जाता है और फिर धीरे से उसमें कोई चाबी लगाता है, स्कूटी को पीछे करता है और फिर स्टार्ट करके रफू चक्कर हो जाता है। ये पूरी घटना जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बालाजी मंदिर के बाहर की है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए एक परिवार स्कूटी से आया। उसने स्कूटी बाहर पार्क की और दर्शनों के लिए चला गया। जब वो दर्शन करके वापस आया, तब तक स्कूटी गायब हो चुकी थी। पहले इस परिवार ने आसपास स्कूटी की तलाश की, लेकिन जब कोई कामयाबी नहीं मिली, तब सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, जिसमें इस चोरी का खुलासा हुआ। इस घटना ने इलाके में पुलिस की सतर्कता पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की बात करेंगे, जहां पर बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं पर वांगोई में नदी से सटी हुई सड़क पानी में बह गई, जिससे भीषण बाढ़ आ गई है। वांगोई के कई इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। नदी के पानी का बहाव इतना तेज था कि एक सड़क बह गई। पानी निचले इलाके में तेजी से भर गया और पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। कई झुग्गियां भी पानी के तेज बहाव में बह गई। सड़क बह जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो गई। एक बड़ा इलाका टापू बन गया। वांगोई में कमर तक पानी भर गया। लोगों के घरों में भी नदी का पानी घुस गया। वहीं कुछ लोग बांध टूटने से आए पानी में मछली पकड़ते नजर आए, तो वहीं लोगों ने आवाजाही के लिए बांस की लकड़ी से अस्थायी पुल बनाना शुरू कर दिया, जिससे दोबारा आवाजाही शुरू हो सके। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर इम्फाल में बाढ़ की वजह से जल भराव की स्थिति है। इम्फाल के अस्पताल में बाढ़ का पानी घुस गया। पानी घुसने से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई हैं। अस्पताल से मरीज और छात्रों को निकाला गया है बाहर। साल भर में दूसरी बार अस्पताल जलमग्न हो गया है। मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।